हे वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनियन बजट 2021 एंड 22। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस बार वाला जो बजट था वो 1 फरवरी 2021 को रिप्रेजेंट किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में। तो हमें जो है अब उसकी एनालिसिस करनी है। सो बजट में सबसे पहले क्या होता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी 2021 को। अब हमें बजट को दो तरीक़ों से पढ़ना होता है। अब देखो क्या है ना कि बजट में बहुत सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स होती है, तो उनको वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, बट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो हमारे दो मेन पर्पस होने चाहिए व्हेन वी आर रीडिंग बजट। फर्स्ट वन इज़ हमें बजट की समरी लिखनी होती है कि हम मोटे मोटे से पॉइंट्स निकाल लें, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन हमें क्या करना होता है, उसमें जितने भी टेक्निकल टर्म्स के नाम आए हैं, जितनी भी मिशन स्कीम्स ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आए हैं, उन सबको सर्च करके उसके बारे में भी हम लिखें। जो आपकी बजट की एनालिसिस होती है, समरी होती है, वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और जो आपके की पॉइंट्स होते हैं, ग्लोसरी होती है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपके मेंस में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हमारा जो बजट प्रपोज किया गया था उसमें एजुकेशन के फील्ड में क्या प्रपोज किया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या प्रपोज किया गया था, या फिर डिस्कस पिलर्स ऑन विच बजट 2021 2022 लाइड। देन हमें क्या करना है, उसके की टर्म्स पढ़ने हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपके प्रीलिम्स में सपोज जैसे अब की बार का जो बजट था उसमें फाइनेंस कमीशन मेंशन था, तो प्रीलिम्स में आ सकता है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, या फिर जो फाइनेंस कमीशन है कौन सा नंबर वाला फाइनेंस कमीशन है। तो ऐसे जो भी की टर्म्स होती हैं साथ साथ में उनको भी करना बहुत ज़रूरी होता है प्रीलिम्स के पर्पज़ से। तो आज हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और साथ साथ ग्लोसरी भी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बजट के इंट्रोडक्शन से। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में मैंशनड है। दूसरा ये क्या होता है, गवर्नमेंट का बही खाता। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर का सारा हिसाब किताब लिखते हैं ना, कि मतलब हम क्या करते हैं महीने के एंड में लिखते हैं कि हमारा ये खर्चा हुआ, बट गवर्नमेंट क्या करती है एक साल पहले उसका एडवांस में लिखती है कि इस साल का हमारा एस्टिमेटेड खर्चा ये आएगा और एस्टिमेटेड हमारी कमाई इतनी होने वाली है। बेसिकली वो होता है बजट। ठीक है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। सेकेंडली उसको रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता है, पार्लियामेंट में। अगर आपका ये आता है कि पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, देन आंसर इज लोकसभा। पहले उसको लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, देन उसको राज्यसभा में। और एक और मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, लोकसभा में उसको बिट बाय बिट डिस्कस किया जाता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है उसका, और वहाँ पर जो है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं और बहुत सारे मोशंस भी पास किए जाते हैं। कि सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से वो सब मोशन पास करेंगे कि हाँ इनको पैसे दे दीजिए। ठीक है, बट राज्यसभा में क्या होता है, फॉर राज्यसभा यूनियन बजट इज लाइक रोम, रीड ओनली मेमोरी, दे कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट ऑल्टर इट। ठीक है, और कौन सी नोडल बॉडी होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब क्या है कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री और उसमें जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं वो सब मिलकर बैठकर बजट को प्रिपेयर करते हैं, अकेले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करती है। देन हम बजट 2021-22 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दो चीज़ें खास है। पहला तो ये हमारे डेकेड का फर्स्ट बजट है हमारे। 2021 में न्यू डेकेड स्टार्ट हो गया ना, सो ये 2021 वाला जो डेकेड है उसका फर्स्ट बजट है। देन ये वाला जो बजट है वो फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये प्रीलिम्स में। देन हम बात करेंगे पिलर्स की। अब अगर आप पिछले कुछ सालों का बजट उठाकर देखो, 2019 का, 20 का, और उनकी थीम को सर्च करो, तो प्रॉपर थीम लिखी आएगी आपके पास कि 2020 वाले की ये थीम थी, 19 वाले की ये थीम थी। बट जो हमारे 21 वाला बजट है इसकी एक एक यूनिक थीम नहीं है। इनफैक्ट इसके 6 पिलर्स हैं। मेनली 6 एरियाज़ में काम किया गया है हमारे नए बजट में। कौन कौन से, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट, फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, एक तो होता है सिंपली आप डेवलपमेंट कर रहे हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि सोसाइटी के हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है, सबको इंक्लूड करके चल रहे हो। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल, फिफ्थ इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब ये जो फ्रेज़ है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में एक इंटरव्यू में यूज़ किया था, उसके बाद से ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ गया था। इसका मतलब भी उन्होंने खुद ही बता दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि
लोग उतने ही रहें गवर्नमेंट में बट उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए और काम ज़्यादा हो जाए, मतलब आउटपुट ज़्यादा हो। बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो पॉसिबल हो सकते हैं गवर्नमेंट में, उनको रख के एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा हो, काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तब हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी पिलर्स को डिस्कस करते हैं और इनके अंदर क्या क्या रखा गया है बजट में वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पिलर है हमारे पास हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें 5 एरियाज में काम किया गया है, हेल्थ सिस्टम, वाटर सप्लाई, वैक्सीन्स, क्लीन एयर एंड देन न्यूट्रिशन। अब हम सबको डिस्कस करेंगे कि इन सब में क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया था मन की बात में। देन आत्मनिर्भर भारत में क्या बोला गया था, वोकल फॉर लोकल, कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो आत्मनिर्भर के अंडर बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है एक न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, ये न्यू स्कीम होगी जिसको सेंटर स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बनाए जाएंगे। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम अलग अलग से क्या होते हैं वो हम ग्लोसरी में पढ़ेंगे। इसको 6 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। एक मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन, वो ऑलरेडी चल रहा है, उसकी एडिशन में इस योजना को लाया जाएगा। ठीक है, जो नई योजना आती है ना वो रिप्लेसमेंट भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है। दिस वन इज एडिशन। देन और क्या किया जाएगा, इसके अंडर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स को सेटअप किया जाएगा। मतलब क्या कि एक लैब में मल्टीपल टास्क हो सकेंगे। देन हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एनसीडीसी जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब उसमें और इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल क्या होती है, वेबसाइट होती है ऑनलाइन जिस पर आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। देन एक नेशनल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया जाएगा फॉर वन हेल्थ। अब आते हैं ग्लोसरी पर। हमने पढ़ा था हेल्थ केयर सर्विसेज 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो बिल्कुल बेसिक होती है, जैसे आपकी फर्स्ट एड होती है। बट जो सेकेंडरी एंड टर्शरी होती है वो आपकी स्पेसिफिक होती है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन, अगर जैसे हम किसी नर्स की बात कर लेते हैं तो वो सर्जरी तो नहीं कर सकती ना। तो जो बेसिक बेसिक एम्यूनिटीज़ आती हैं वो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में आती है, बट सेकेंडरी एंड टर्शरी में आपकी सर्जरी लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम आता है। सो ये डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में। नेक्स्ट मेंशन किया गया था नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल को। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और इसको जुलाई 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था कम्युनिकेबल डिसीज़ में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, एक नेशनल हेल्थ मिशन भी मेंशन था इसमें। नेशनल हेल्थ मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका क्या मोटो था कि सबको अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ मिल पाए। देन नेक्स्ट की बात करते हैं हम न्यूट्रिशन। वही जो हमारा फर्स्ट पिलर था हेल्थ एंड वेलबींग, उसके अंडर न्यूट्रिशन सेकंड एरिया है जिसमें कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं हमारे बजट में। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे 2 प्रोग्राम पहले अलग अलग से चल रहे थे, एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था और एक पोषण अभियान था। अब उन दोनों को मर्ज कर देंगे और एक नया मिशन लाया जाएगा जिसका नाम होगा पोषण 2.0। और उसका क्या होगा, न्यूट्रिशन का कंटेंट, उसकी डिलीवरी, उसकी आउटरीच और आउटकम, उन सबको स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रोग्राम क्या हैं वो समझ लेते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या था कि 6 साल तक के बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, नर्सिंग मदर्स को और एडोलसेंट गर्ल्स को जिनकी इनकम ग्रुप लो है उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए उनको न्यूट्रिशन दिए जाएंगे। देन पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वो भी इससे मिलता जुलता था। अब 2 अलग अलग प्रोग्राम, 2 अलग अलग स्कीम हैं जो कि बहुत सिमिलर हैं, उन पे अलग से पैसे लगाने की बजाय उनको मर्ज करके अगर हम सिंगल स्कीम बना देंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी होगा और मनी भी सेव होगी। अब क्या है ना, ये जो हमारा बजट है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर आया है। 2020 में मोस्टली कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा बजट लाना ज़रूरी था जो कि क्या करे, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है, उसको कवर अप कर सके। ठीक है, और साथ में डेवलपमेंट भी हो सके। सो इस बजट में मेनली किन चीज़ों पर काम किया गया है कि स्कीम तो आए ही आए, खर्चा सरकार का कम हो और इनकम गवर्नमेंट की ज़्यादा हो। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। देन थर्ड पॉइंट था वाटर सप्लाई।
यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि अर्बन एरिया के लिए है। ठीक है, प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि जो जल जीवन मिशन है वो कौन से एरिया के लिए है, रूरल और अर्बन, और इसको 5 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 ईयर्स के लिए, और उसमें जो है प्लास्टिक का, वाटर ट्रीटमेंट का, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, एक ये वर्ड, ये टर्म मेंशन है। ये क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और भी बहुत जगह पे 2 टाइप के डस्टबिन रखे होते हैं, रेड एंड ग्रीन। उसको बोलते हैं सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, मतलब जब गार्बेज डाला जा रहा है उसी टाइम पर उसको सेग्रीगेट कर दें। ठीक है, एयर पोल्यूशन कम करने पे देखा जाएगा। और बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑल लिगेसी डंप साइट, वो क्या होता है, जो डंप साइट्स होती है जहाँ पर कचरे को डंप किया जाता है उनका बायो रेमिडिएशन किया जाएगा। मतलब क्या, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, इनकी हेल्प से वो जो सब कचरा होगा उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, खाद में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट उसको फील्ड में यूज़ किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन। 35,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए बजट में डाले गए हैं। देन न्यूमोकोकल वैक्सीन को रोल आउट किया जाएगा। किस लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में एनुअली 50,000 चाइल्ड की डेथ होती है न्यूमोकोकल की वजह से, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। प्रेजेंटली सिर्फ 5 स्टेट में है ये, अभी इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है ना, ये यूपीएससी के 2020 वाले पेपर में जो कि 4 अक्टूबर को हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप देख सकते हैं इसका सिर्फ एक वर्ड मेंशन है बजट में, और उस टाइम पर भी, मतलब कोविड-19 के टाइम पर भी ये न्यूज़ में था थोड़ा बहुत। कोविड-19 ज़्यादा था न्यूज़ में, फिर भी पेपर में न्यूमोकोकल वैक्सीन आया। जब पेपर डिफ़िकल्ट होता है ना तो उसमें ऐसे ही होता है, कोई जो टर्म लिखी हुई है ना उसको पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें ग्लोसरी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम बात करते हैं न्यूमोकोकल डिसीज़ की। वो क्या है, इज नेम ऑफ इन्फेक्शन कोज्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है, उससे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है, थ्रोट में, नोज में, लंग्स में, निमोनिया हो रहा है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, उसको बोलेंगे न्यूमोकोकल डिसीज़। ठीक है, क्लीन एयर की बात करते हैं हम। देन एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं आपके, उनको स्क्रैप करना स्टार्ट करेंगे, ओल्ड एंड अनफिट जो व्हीकल्स हैं उनको। देन एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए 2.217 करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट किए गए हैं बजट में कि इस साल हमारे लगने वाले हैं, और 42 अर्बन सेंटर सेटअप किए जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद फिटनेस टेस्ट निकाला गया है, सभी व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा कि कौन से व्हीकल फिट हैं, नहीं है, जो अनफिट हैं उनको स्क्रैप आउट कर दिया जाएगा। अभी अभी कुछ आया था जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में आया था कि व्हीकल्स हैं उनके ऊपर स्टिकर लगाने बहुत ज़रूरी है, वो भी न्यूज़ में था, उसके बारे में आप गूगल कर लेना, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पिलर की। वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा था अब की बार हमारे बजट में, सो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एसेट मोनेटाइजेशन, इंक्रीज इन कैपिटल बजट, रोड्स, रेलवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, then shipping and waterways, petroleum, financial capital, insurance, asset resolution, banks, deposit insurance, company matters, disinvestment and then financial reforms. टोटल 20 हैं एरियाज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर रखे गए हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें क्या है, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कंपनीज़ को, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आइए। तो उसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेशन रखा गया है 13 डिफरेंट सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उससे क्या होगा, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी वो ग्लोबल चैंपियन बन पाएंगी। और तीसरा क्या किया गया है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को हेल्प करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी रखी जाएगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको बोला जाता है। उससे क्या होगा, स्केल एंड साइज आएगा सेक्टर्स में। स्केल एंड साइज क्या होता है, मेजरमेंट होता है कि इस कंपनी में इतना जो है प्रोडक्शन हुआ है, देन इतना ओवरटर्न है उनका,
तो इन सबको स्केल एंड साइज बोलते हैं, उन वो सब आ जाएगा। देन हमारे यूथ को भी जॉब मिलेगी, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्रीज़ आ रही हैं तो वो क्या करती है, एक्सप्लॉयट करती हैं मोस्टली। बट अगर हमारी खुद की कंट्री की कंपनीज़ हैं, वो हम सेटअप कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कंपनीज सेटअप होंगी उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक। देन सेकेंड है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए प्रयास किया गया है बजट 2021 में। ठीक है, और हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की सोची जा रही है, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री और ज़्यादा इन्हांस होगी, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। देन एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू PLI। PLI हमने डिस्कस किया था, उसके एडिशन में मित्रा स्कीम, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। अब ये जो पार्क है ना, वो वाला पार्क नहीं है जहाँ पर हम जाते हैं एंजॉय करते हैं। पार्क्स इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उस लैंड के उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, और 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो 3 ईयर्स में इस्टेब्लिश होंगी। 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की सोची गई है। तो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है हैज़ नाउ एक्सपेंडेड टू 7400 प्रोजेक्ट। अब पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन बेसिकली क्या होता है? एक लॉन्ग नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर्स की का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पूरा नेटवर्क। तो उस नेटवर्क को एक्सपेंड कर दिया है 7400 प्रोजेक्ट्स पे। मतलब क्या, अभी कंट्री में, हमारी कंट्री में 7400 प्रोजेक्ट्स ऐसे लाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। ठीक है, अब हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाने की सोच रही है? पहला तो वो क्या करना चाह रही है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रही है जहाँ पर प्रमोट किया जाएगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का, सो दैट फंडिंग आ सके। दूसरा क्या है, अ बिग पुश ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स। अब गवर्नमेंट क्या है, ऐसे एसेट्स देखेगी जिससे वो पैसा कमा सकती है। अब जैसे आप लोग हो घरों में, आपको पता है औरतें क्या करती हैं, जेवर वगैरह रखती हैं, और घर पे कोई मुसीबत आ जाती है तो क्या कर देते हैं, उस टाइम में वो जेवर बेच देते हैं या फिर गिरवी रख के उनसे पैसे कमा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोनेटाइजिंग एसेट। हमारी ऐसी कोई चीज़ जो हमें पैसे दिला सकती है। तो गवर्नमेंट अब ऐसी चीज़ें देखेंगी जिससे कि गवर्नमेंट को पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करेगी, सेंट्रल और स्टेट बजट में एक्सपेंडिचर को शेयर करेगी। जो हमारा एक खर्चा होता है ना, उसको सेंटर और स्टेट जो है वो आपस में बांट लेते हैं, तो उसमें शेयर को इन्हांस किया जाएगा। अब ग्लोसरी की बात कर लेते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हमारी आई थी, इसमें क्या है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने आपको बताई दी है, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खाली बिल्डिंग नहीं आती है, सोशल इकोनॉमिक दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। ये पहली बार जब 2019 का इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई थी, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको मैंशन किया था। Then fourth we have is creation of institutional structures, infrastructure financing। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कैसे होगी? मतलब क्या था कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लाया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने सोचा है। एक तो क्या किया जाएगा, एक DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, जो हमें फाइनेंस क्या करेगा, प्रोवाइड भी करेगा, इनेबल भी करेगा, और कैटलिस्ट की तरह काम भी करेगा कि फाइनेंसिंग जो है गवर्नमेंट की वो फास्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा, लैंडिंग पोर्टफोलियोज़, 5 लाख करोड़ के लैंडिंग पोर्टफोलियोज़ क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लैंडिंग पोर्टफोलियो क्या होता है कि सपोज़ आपने जो है अपना कोई सामान जो है किसी के सामने, सपोज़ आपने किसी को 50,000 रुपये दे दिए, ब्याज पे दे दिए, तो वो पर्सन क्या करता है कि आगे अगर आपने उस पर मान लो 1% इंटरेस्ट लगाया है, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए आगे उसको 2% या फिर 1.5%, 1.25% इंटरेस्ट पे दे देगा। बट पोर्टफोलियो, लैंडिंग पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो चीज़ आपने लैंड की है उसको वो पर्सन आगे नहीं सेल करेगा, वो अपने तक ही रखेगा। तो उसकी कमाई कहाँ से हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट से कमाई हो रही है। मतलब आपकी कमाई जो है सिर्फ इंटरेस्ट से हो रही है। उसके अलावा, या फिर अगर उस बंदे ने आपसे पैसे लेने के बदले में कुछ गिरवी रखा है आपके पास, तो वो आप आगे उसका यूज़ नहीं करोगे, आप उसको अपने पास ही रखोगे, तो आपकी कमाई सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से होगी। दैट इज़ मोटा मोटा सा ये लैंडिंग पोर्टफोलियो ऐसा होता है। ठीक है, तो लैंडिंग पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट किया जाएगा। देन डेप्ट फाइनेंसिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू बी इनेबल्ड बाय अमेंडिंग। अब इस पॉइंट को
समझने के लिए हम ग्लोसरी में समझेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको ग्लोसरी में समझा के इसकी सारे टर्म्स फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा जहाँ से लैंडिंग का काम हो सके। ठीक है, मतलब कि पैसे उधार लेने देने का काम जो है वो किया जा सके, सो दैट गवर्नमेंट के पास फंडिंग आ सके। किससे? ब्याज के पैसे आ सके गवर्नमेंट के पास बेसिकली। ठीक है, अब हम ग्लोसरी की बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो लैंडिंग वैसे मैंने समझा दिया था। इसमें क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका लोन जो है किसी के पास सेल नहीं करेगा, वो अपने पास रखेगा। और इंस्टीट्यूशन का काम क्या होगा? सिर्फ इंटरेस्ट से मनी कमाना। मतलब गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाह रही है, जो कि प्रोवाइडर की तरह, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, आप क्या करेंगे? वहाँ पे जाकर अपना जो है लोन ले लेंगे और आपके जो इंटरेस्ट के पैसे होंगे, जो आप इंटरेस्ट उसको पे करेंगे, उससे वो कमाएगा। ठीक है, और उस कमाई का क्या है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करेगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दो टर्म्स होती है हमारे पास, एक तो INVITs और एक REITs। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक, रियल एस्टेट क्या होता है? लैंड, लैंड के ऊपर बिल्डिंग, पेड़ पौधे, वाटर सप्लाई जो भी है उन सबको इकट्ठा मिला के रियल एस्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब रियल एस्टेट क्लियर हो गया। अब ये दो टर्म क्लियर करते हैं क्या है। अब जैसे गवर्नमेंट जो है उसने रियल एस्टेट बनाया, रोड बनाए गवर्नमेंट ने, ब्रिज बनाए गवर्नमेंट ने, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सारे पैसे खुद के ना लगाकर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है कि आप आइए, इसमें पैसे लगाइए, आपका भी मुनाफा होगा और हमें भी पूरे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें भी आधे पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो REIT में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा, और INVITs में जो आपका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, और ये जो रेलवे रूट्स हो गए, इन सब में क्या की जाती है? इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अब इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये तो है नहीं कि कोई भी उठकर आ गया उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो हर चीज़ का एक रूल होता है। स्पेसिफिकली वो जो चीज़ें जो गवर्नमेंट के काम आती है उनका तो रूल होता ही होता है। तो INVITs और REITs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने लॉ, लेजिस्लेचर बनाए हुए हैं। तो अब क्या है, जब भी गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि फ़ॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने ना आए, कि हमें हमारी कंट्री में फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो इन लोगों को वो क्या कर देती है? स्ट्रिक्ट कर देती है, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सके। बट फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो इन लॉज को क्या कर देती है? उसमें थोड़ी ढील दे देती है, रिलैक्सेशन दे देती है, जिससे क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो आकर इन्वेस्ट करते हैं। सो ये जो लॉज हैं INVITs और REIT, इनमें रिलैक्सेशन दे दी गई है, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर इसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। ये मैंने आपको बताया ही था कि आपके पास ऐसा कोई एसेट है जो आइडल पड़ा हुआ है, जो आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा है, आप उसको आगे क्या कर सकते हो? तो अगर आपके पास पैसे पड़े आप ब्याज पे दे सकते हो, आपके पास सोना पड़ा है फालतू पड़ा है, आप उसको बेच सकते हो, या फिर आप उसको बैंक में रख सकते हो। आजकल तो उन पे भी इंटरेस्ट मिलने लग गया ना। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले हमने क्या पढ़ा था? इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट आएंगे तो उनकी मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब कि पैसे लगाने के लिए भी प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। तो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो भी लॉन्च की जाएगी। और उसमें क्या किया जाएगा? जो ब्राउन फील्ड है, ब्राउन फील्ड किसको बोलते हैं? ऐसी लैंड को जो एक टाइम में बहुत डेवलप्ड थी और अब किसी काम नहीं आती है। मान लो किसी लैंड पर कोई कंपनी बनी हुई है, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बनाई, अब वो कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है, तो वो जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है वो सब क्या है? मतलब वो जो लैंड का पीस है वो ब्राउन फील्ड है, उसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर उसको बेच देती है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएंगे, तो जो पोटेंशियल ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट उसको बेच के उसका मोनेटाइजेशन करेगी। अदर एसेट मोनेटाइजेशन मेजर है, उसमें क्या किया जाएगा? मोनेटाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है गवर्नमेंट का, मतलब कि रेलवे का कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को बेच देगी, जिससे पैसे आ जाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम का कुछ हिस्सा। देन DFC, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एसेट्स, उनका कुछ हिस्सा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। अच्छा, फ्राइट क्या होता है? जब बहुत बल्कि अमाउंट में गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है उसको फ्राइट बोलते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही क्लास में सारा डिस्कस कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।